हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स क्लासेस एडुटेक में। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा का लेक्चर नंबर 7। और इस लेक्चर के अंदर आज हम पढ़ेंगे आर, एल और सी, जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़े हैं, इंडिविजुअल पढ़े थे, अलग अलग पढ़े थे कि प्रतिरोध आर को जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ते हैं तो उसका व्यवहार कैसा होता है। फिर एल को देखा और फिर सी को देखा, प्रेरकत्व और संधारित्र को देखा। आज इन तीनों को कंबाइन करके प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ेंगे और उसको जोड़ने के बाद में उसका बिहेवियर कैसा होता है, वो किस किस तरीके से फेजर डायग्राम में उसके अंतर आता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो देखिए, पहले अगर हेडिंग की बात की जाए तो आर, एल, सी श्रेणी क्रम परिपथ। ठीक, इस परिपथ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि प्रेरकत्व, संधारित्र और प्रतिरोध, इन तीनों को ही अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद इसका व्यवहार कैसा होता है, वो भी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ। क्योंकि डीसी के साथ तो हम पिछले वाले अगर जितने भी चैप्टर देखे, चाहे वो विद्युत धारा वाला चैप्टर देखे या प्रेरकत्व वाला, चुंबकीय प्रभाव वाला, उन सब में हमने बैटरी काम में ली है। लेकिन इस चैप्टर में हम जो काम में ले रहे हैं वो बेसिकली प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। तो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ अपन इन तीनों को जोड़ रहे हैं। तो देखिए, अगर इसके डायग्राम की बात की जाए तो डायग्राम कैसे होगा। ये प्रतिरोध आर, इसके साथ में एक कुंडली को जोड़ दिया, ये एल, और इसके साथ में जोड़ दिया हमने संधारित्र सी, और इन तीनों को हमने जोड़ दिया प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ। ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जो है वो V इज इक्वल टू क्या होगा, V0 साइन ओमेगा टी। इस चैप्टर में स्टार्टिंग से ये इक्वेशन तो चल ही रही है। तो V इज इक्वल टू कितना है, V0 साइन ओमेगा टी। ये इसका प्रतिरोध मान लेते हैं कि R है, प्रेरकत्व इसका L है, संधारित्र की धारिता C है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये जो है वो श्रेणी क्रम परिपथ है, और जो श्रेणी क्रम परिपथ होता है उसके अंदर जितनी धारा R में जाएगी वही L में जाएगी और वही C में जाएगी। मतलब R, L और C में जो जाने वाली धारा है वो धारा क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन हमें पता है कि जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है, इस श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर प्रत्येक का जो विभवांतर होगा, प्रत्येक के सिरों का जो वोल्टेज होगा, वो वोल्टेज क्या रहेगा बच्चों, अलग अलग रहेगा। तो चलिए, इसके अगर वोल्टेज की बात की जाए प्रतिरोध के, तो प्रतिरोध का वोल्टेज बेसिकली क्या लिखा जाएगा, तो प्रतिरोध का वोल्टेज यहां से यहां तक हम लिखेंगे कि इसका वोल्टेज कितना है, VR है। बात की जाए अगर प्रेरकत्व की, तो प्रेरकत्व का वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो VL हो जाएगा। और संधारित्र की बात की जाए तो ये हो जाएगा VC। तो तीन हमारे पास में अवयव है R, L और C, और इन तीनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। श्रेणी क्रम में जुड़ने से इन तीनों की जो धारा है, वो धारा जो है वो बिल्कुल एकदम समान रहेगी, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान हमेशा समान रहता है। लेकिन जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। अब देखिए, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसमें वोल्टेज और करंट दोनों के बीच में कलांतर होता है। किसी में वोल्टेज आगे चलता है, किसी में करंट आगे चलती है, और वो हम पुराने वाले वीडियो लेक्चर में हम बहुत अच्छे से इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको पहले जाके देखिए, उनको समझिए, फिर उसके बाद में ये टॉपिक पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और मजा भी आएगा इस टॉपिक को समझने में कि हाँ, हमने कुछ नई बात सीखी है आज। तो चलिए, अगर बात की जाए प्रतिरोध के बारे में, तो प्रतिरोध जो है उसके अगर वोल्टेज और करंट दोनों की बात की जाए तो दोनों के मध्य का कलांतर कितना होता है, दोनों के मध्य का कलांतर होता है 0 रेडियन। ये हम पिछले वीडियो लेक्चर में कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो बस उसी बात को यहां पे लिखा जाएगा कि पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या कहेगा कि शुद्ध प्रतिरोध के लिए वोल्टेज व धारा के मध्य का कलांतर 0 रेडियन होगा या 0 रेडियन होता है।
अब क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में पूरा वीडियो लेक्चर आपको समझाया गया है, उसको पहले जरूर देखिए, फिर उसके बाद ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पे सिर्फ उसके बारे में ही बात की जाएगी कि कलांतर जीरो होता है। तो कलांतर जीरो है तो अगर इसका फेजर डायग्राम देखें तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, तो बड़ा आसान सा है कि जिधर वोल्टेज है उधर की तरफ ही करंट को ले लो। तो अगर मैं वोल्टेज को मान लीजिए इधर की ओर ले रहा हूं, ये वोल्टेज है VR, प्रतिरोध का वोल्टेज कितना है, इधर की डायरेक्शन में हमने शो कर दिया VR, तो जो धारा होगी वो भी सेम इसी डायरेक्शन में होगी जो कि I से शो की जाएगी। क्योंकि धारा जो होती है, किसी भी परिपथ की बात की जाए, हमारे घरों में जितने भी उपकरण काम में आते हैं, चाहे वो फ्रिज है, AC है, या फिर जो भी उपकरण अपन काम में ले रहे, हमारे घरों में वोल्टेज होता है ज्यादा, करंट होती है कम, क्योंकि करंट बेसिकली होती है V/R। वापस से अगर मैं एक थोड़ा सा रिवाइज करवाऊं तो I इज इक्वल टू होता है V/R। वोल्टेज मान लीजिए हमारे घरों में आ रहा है 220 वोल्ट, लेकिन जो हमारा उपकरण होता है वो 100 ओम, 200 ओम, 500 ओम का होता है। तो लॉजिकली सोचिए कि ये मान लीजिए 220 है और डिवाइड हो रहा है 100 ओम से, तो वैल्यू तो कम आएगी ना। वैल्यू जो है वो बेसिकली कितनी रह जाएगी, 2.2 एम्पियर की रह जाएगी। मतलब करंट हमेशा कम होती है और वोल्टेज जो है वो वोल्टेज हमेशा ज्यादा होता है। तो वोल्टेज का फेजर रखोगे आगे और करंट को रखोगे हमेशा पीछे। तो इस तरीके से ये फेजर शो होगा। किसका, ये शुद्ध प्रतिरोध का केस है। अब बात करते हैं प्रेरकत्व के बारे में कि प्रेरकत्व के अंदर भी क्या धारा और वोल्टेज समान कला में होता है, तो नहीं। इसके अंदर जो है वो दोनों के मध्य का जो कलांतर होता है वो कलांतर π/2 रेडियन का होता है। तो चलिए उसको भी अगर अब लिखा जाए तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, शुद्ध प्रेरकत्व के लिए, शुद्ध प्रेरकत्व के लिए वोल्टेज धारा से π/2 रेडियन अग्रगामी होता है। क्या होता है बच्चों, अग्रगामी होता है। कौन, वोल्टेज आगे होता है, धारा पीछे होती है। तो अगर इसका फेजर निरूपण देखें तो इसका फेजर निरूपण कैसे हो जाएगा, इसका फेजर निरूपण बड़ा आराम से अपन बना सकते हैं कि अगर मान लीजिए इधर की ओर मैं करंट को शो करूं तो जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज जो है वो π/2 रेडियन अग्रगामी होगा। करंट इधर है, करंट को तो हमेशा x दिशा में ही लेना है, ये बात मान के चलो। क्योंकि करंट चाहे प्रतिरोध देख लो, चाहे प्रेरकत्व देख लो, चाहे संधारित्र देख लो, तीनों के केस में धारा का मान समान है, इसीलिए उसको हमेशा कभी भी छेड़ते नहीं है। करंट को तो हमेशा x दिशा में ही लेके चलो। वोल्टेज है वो π/2 आगे है तो π/2 आगे ले लो, π/2 पीछे है तो π/2 पीछे ले लो, और उसी धारा की दिशा में है तो उसी दिशा में ले लो। ये फेजर का कुछ छोटा सा नियम होता है। चलिए तो तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, क्योंकि तीसरा पॉइंट बेसिकली संधारित्र के लिए लिखा जाएगा, क्योंकि संधारित्र भी तो उपकरण जुड़ा हुआ है। तो संधारित्र के बारे में लिखा जाए तो देखिए क्या लिखा जाएगा, थर्ड पॉइंट संधारित्र के लिए। तो तीसरा पॉइंट संधारित्र के लिए क्या लिखेंगे कि शुद्ध संधारित्र के लिए वोल्टेज धारा से π/2 रेडियन पश्चगामी होता है। π/2 रेडियन क्या होता है बच्चों, पश्चगामी होता है, पीछे की ओर चलता है। तो अगर उसके बारे में बात की जाए कि अगर इसका फेजर देखें तो फेजर कैसे होना चाहिए, तो धारा को तो मैंने अभी अभी बताया छेड़ना ही नहीं है, धारा को तो यूं ही रखो। रही बात वोल्टेज की, तो वोल्टेज क्या रह रहा है, π/2 पीछे, तो π/2 पीछे कैसे शो करोगे, तो π/2 आगे अगर इस दिशा में शो किया तो π/2 पीछे जो है वो इधर की ओर शो करोगे, ये VC, और ये एंगल कितना बन गया प्यारे बच्चों, π/2, और ये भी कितना था, π/2 था। तो आपको ये तीनों बातें समझ में आई होगी। प्रतिरोध है तो वोल्टेज और करंट दोनों के मध्य का कलांतर 0 है। अगर प्रतिरोध शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है तो प्रेरकत्व के केस में कितना हो जाएगा, π/2 होगा, लेकिन प्रेरकत्व में वोल्टेज आगे रहेगा, धारा पीछे रहेगी। और तीसरे वाले केस की बात की जाए संधारित्र वाले केस की, तो संधारित्र वाले केस में बेसिकली क्या होगा कि करंट जो है उसके ठीक π/2 रेडियन पीछे कौन रहता है, वोल्टेज रहता है।
तो ये तीनों बातें अगर अपने को ढंग से समझ में आए तो अब एल, आर और सी इन तीनों श्रेणी क्रम का जो फेजर डायग्राम है, उस फेजर डायग्राम को हम बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि फेजर डायग्राम बनाएंगे कैसे। तो देखिए बड़ा आसान सा है, हेडिंग डालते हैं इसकी बढ़िया सी, आरएलसी परिपथ, और परिपथ भी कौन सा है बच्चों? श्रेणी क्रम परिपथ। आरएलसी परिपथ का फेजर आरेख, ठीक है। सदिश निरूपण देख रहे हैं कि कैसे होगा इसका सदिश निरूपण, कैसे इसको शो किया जाएगा। तो देखिए करंट को तो छेड़ना ही नहीं है, करंट तो सेम डायरेक्शन में रहेगी, बस करंट के सापेक्ष वोल्टेज को देखना है अपने को। तो देखिए करंट की बात करो तो करंट को तो एक्स दिशा में ही रखो। तो चलिए साहब करंट को एक्स दिशा में रख लिया इधर की ओर, मान लीजिए करंट है। अब प्रतिरोध का केस देखूं तो प्रतिरोध के केस में जिधर करंट होती है उधर ही वोल्टेज रहता है। तो करंट इस दिशा में अगर हमने मानी है तो वोल्टेज जो होगा वो भी इसी दिशा में होगा। तो वोल्टेज ज्यादा होता है तो वी आर मैंने कुछ ऐसे लिख दिया। क्लियर बात। अब बात किसकी करनी है? प्रेरकत्व की। तो प्रेरकत्व के अंदर जो वोल्टेज होता है वो अग्रगामी होता है, कितना? π/2। और किससे? धारा से। तो हम वोल्टेज से नहीं देख रहे, धारा से देख रहे। इस धारा के सापेक्ष π/2 आगे, तो π/2 आगे कैसे शो किया जाएगा? तो π/2 आगे कुछ ऐसे शो किया जाएगा, ये VL, ये π/2 रेडियन। ठीक। अब बात करते हैं संधारित्र वाले केस की। तो संधारित्र वाले केस के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है? धारा से π/2 पीछे, तो धारा से π/2 पीछे कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा कुछ ऐसे, ये VC। तो ये हमारे पास में बेसिकली किसका फेजर हो गया? ये फेजर हुआ है R, L और C। तीनों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़े तो कुछ ऐसा फेजर अपने को मिलता है। और ये फेजर अपने आप में सारी बातें बता रहा है कि प्रतिरोध की और धारा दोनों सेम दिशा में होंगे, प्रतिरोध के लिए वोल्टेज और धारा दोनों सेम दिशा में होंगे। जबकि बात की जाए अगर प्रेरकत्व के लिए तो धारा से π/2 आगे वोल्टेज रहता है, और संधारित्र की बात करें तो π/2 पीछे रहता है वोल्टेज। यह चर्चा हमने अभी की। अब देखिए इसके लिए एक केस लिया जा रहा है, एक स्पेशल केस लिया जा रहा है। हम मानते हैं यहां पे, देखिए ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नहीं होगा तो उसके लिए भी आगे एक केस ले लेंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग में अपन एक बात मान के चलते हैं, स्पेशल केस। और वो स्पेशल केस क्या मान लिया? मान लो एक बार के लिए कि जो प्रेरकत्व का वोल्टेज है, ये जो मापांक आ रहा है, ये मापांक इस संधारित्र के वोल्टेज से ज्यादा है। प्रेरकत्व का जो वोल्टेज, प्रेरकत्व के सिरों का जो वोल्टेज है वो संधारित्र के सिरों के वोल्टेज से क्या है? ज्यादा है। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है संधारित्र का वोल्टेज ज्यादा हो, लेकिन यहां पे हम बेसिकली क्या मान रहे हैं? एक स्पेशल केस लिया जा रहा है कि यदि वोल्टेज ऑफ इंडक्टर, ये जो प्रेरकत्व है, इसका वोल्टेज ज्यादा है कैपेसिटर से। ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसके वोल्टेज से क्या है? ज्यादा है। तो ये फेजर आरेख कैसे बनेगा उसके बारे में बात करें तो फेजर नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूं। तो देखिए पहले इसको समझिए कि ये फेजर में बेसिकली होगा क्या। ये वोल्टेज मान लीजिए 200 वोल्ट है। अब इसको बेसिकली फेजर बोलते हैं कि इसको सदिश निरूपण को। तो अगर मैं इस वाले वोल्टेज को ऊपर की ओर अध्यारोपित कर दूं तो इस वाले वोल्टेज को अगर मैं इसके ऊपर अध्यारोपित कर दूं तो अध्यारोपित करेंगे तो ये वोल्टेज है ज्यादा, ये वोल्टेज है कम। जब इसको, इस वेक्टर को मैं जब ऊपर लेके जाऊंगा, जस्ट 180 डिग्री शिफ्ट करूंगा, तो वेक्टर वाले चैप्टर में, जब 11वीं क्लास के अंदर हम चैप्टर में पढ़ते हैं कि सदिश को जब 180 डिग्री घुमा दिया जाता है तो माइनस में आता है। तो ये जब वेक्टर को मैं इधर घुमा दूंगा तो ये VC क्या बन जाएगा? नेगेटिव का, माइनस का VC, और माइनस VC इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो VL तो है प्लस का और VC है माइनस का, तो ये दोनों ऐड होंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा? VL माइनस VC। तो इसका जो परिणाम है वो परिणाम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर मैं मान के चल रहा हूं कि ये वोल्टेज ज्यादा है, ये वोल्टेज कम है, और इसको इसके ऊपर अध्यारोपित किया तो ये हो जाएगा नेगेटिव में। और जैसे ही ये नेगेटिव में हो जाएगा तो VL में से VC घटेगा, तो परिणाम हमारा छोटा रह जाएगा। तो देखिए फेजर कैसे बनेगा। ये हमने वोल्टेज
शो किया प्रतिरोध का, और इधर की ओर जो वोल्टेज शो किया है यह है VL माइनस VC। ऐसा क्यों किया गया? मैंने अभी अभी आपको यह बात समझाई है कि VL बड़ा है और VC है छोटा। जब इसको इसके ऊपर अध्यारोपित करेंगे तो VL में से VC घटेगा ना, VL में से VC को माइनस किया जाएगा, और VL में से VC जब माइनस होगा तो वैल्यू तो छोटी हो जाएगी। मान लीजिए ये था 220 वोल्ट, ये था 120 वोल्ट, तो परिणामी कितना रह गया? 220 में से 120 माइनस करो जरा, पता चलेगा 100 वोल्ट रहेगा, तो वैल्यू तो क्या हो गई? कम हो गई। तो बस उसी का अपने सारा लेते हुए ये काम किया। तो हमारे पास ये VR हो गया, ये हो गया VL माइनस VC हो गया। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखें तो ये अंतर आएगा π/2 रेडियन का। ये कितना है बच्चों? π/2 रेडियन का है। तो बस इसके लिए भी परिणामी निकालोगे। परिणामी कैसे निकाला जाएगा? तो परिणामी निकालना बड़ा आसान सा है। अगर इस वेक्टर के बारे में बात की जाए तो इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूं, तो अगर इस वेक्टर को मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो ये हमारा नया वेक्टर बन जाएगा VL माइनस VC का। ये नया वेक्टर हो गया ना अपने पास, ये है VR और ये बन गया VL माइनस VC। इस वेक्टर को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि वेक्टर वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि जब वेक्टर को, ये वेक्टर है मान लीजिए इतना परिणाम का, अगर मैं इसको परिणामी को बिल्कुल यूं का यूं समानांतर शिफ्ट कर दूं तो वेक्टर का ना मापांक बदला ना दिशा बदली, तो ये वेक्टर बदलने वाला नहीं है। तो बस VL माइनस VC का जो ये सदिश है, सदिश रूप में जो अपन इसको दर्शा रहे हैं, उसको मैंने इधर शिफ्ट किया, तो इसकी एक फोटोकॉपी इधर भी बन जाएगी VL माइनस VC। क्लियर बात यहां तक? तो अब यहां पे देखें तो त्रिभुज नियम बड़ा आसानी से समझ में आ रहा है। कैसे हो जाएगा? VR इधर है, VL माइनस VC इधर है, तो इसका परिणामी कैसे जाएगा? इसका परिणामी कुछ ऐसे जाएगा। त्रिभुज नियम लगा इसके अंदर, वेक्टर A वेक्टर B तो वेक्टर R, और ये बेसिकली आपका कहलाएगा VLCR। क्या कहलाएगा बच्चों? VLCR कहलाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस VLCR का मापांक कितना होगा, तो वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग निकालो, रूट ऑफ A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, जो 11वीं क्लास में चैप्टर पढ़ते हैं उसकी बात कर रहा हूं। तो रूट लगा दिया साहब, A का स्क्वायर मतलब VR का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, तो B क्या है? VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, तो 2 A की वैल्यू क्या हो जाएगी? VR, और B की वैल्यू क्या हो जाएगी? VL माइनस VC, और ये बन जाएगा cos 90, क्योंकि दोनों के मध्य का एंगल कितना है? π/2 है ना, π/2 को ही अपन क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। तो अगर इसको बड़े ध्यान से देखें तो यहां से पता चल रहा है कि ये पूरी टर्म जीरो में चली गई, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बच गया? तो हमारे पास बच गया VLCR इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये लिखा गया VR का स्क्वायर VL माइनस VC का स्क्वायर, यही बना। अब अपने को पता करना है कि धारा के रूप में इसको कैसे लिखा जाए। तो ओम का नियम बड़ा आसान सा है। ओम का नियम बेसिकली अगर लिखो तो R के सिरों का वोल्टेज, इसको क्या पढ़ेंगे? R के सिरों का वोल्टेज, ये L के सिरों का वोल्टेज और ये C के सिरों का वोल्टेज। तो ओम के नियमानुसार, ओम्स लॉ से क्या कहते हैं ओम जी? क्या कहते हैं भाई? ओम जी कहते हैं I इज इक्वल टू, या फिर मैं लिखूं V इज इक्वल टू, वोल्टेज के रूप में लिखा जाए तो V इज इक्वल टू होता है IR, यही होता है। तो अगर प्रतिरोध के लिए बात की जाए तो प्रतिरोध के सिरों का वोल्टेज क्या हो जाएगा? I इंटू R होगा, क्योंकि प्रतिरोध तो R है। प्रेरकत्व के सिरों का वोल्टेज क्या होगा? तो I इंटू XL। धारा सब में बराबर है, इसलिए धारा के बारे में तो कोई चर्चा करनी ही नहीं है अपने को। और VR की बात, VC की बात की जाए तो I इंटू XC हो जाएगा। तीनों में ओम्स लॉ लगाया है I इंटू R वाला। तो इन तीनों की वैल्यू को जरा पिछली स्लाइड पे देखिए, तो VR, VL और VC, इन तीनों की वैल्यू हमारे पास में ओम्स लॉ से हमारे पास में ये वैल्यू आती है। तो अगर इन तीनों की वैल्यू अगर पुट की जाए तो VLCR क्या बन जाएगा? रूट ऑफ, पहले था VR का स्क्वायर, तो VR मतलब I स्क्वायर R स्क्वायर, यही बना। फिर इसके बाद में आएगा XL, तो XL क्या था? सॉरी VL क्या था? I इंटू XL।
माइनस VC क्या था, I इंटू XC स्क्वायर कर लिया। अब जरा ध्यान से देखिए, नॉर्मल सी मैथमेटिक्स से I कॉमन आएगा तो I स्क्वायर के साथ कॉमन आएगा। तो अगर इसको लिखो तो VLCR इज इक्वल टू रूट ऑफ I स्क्वायर R स्क्वायर, साथ ही साथ में यहां से I स्क्वायर और कॉमन ले लिया, यह बन गया XL माइनस XC का स्क्वायर। अरे भाई नॉर्मल सी मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है, टाइम पास है और कुछ नहीं है। I स्क्वायर और I स्क्वायर, ये दोनों I स्क्वायर जो है वो कॉमन आके सिंगल बाहर आएंगे तो I बन गया। तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा गया VLCR इज इक्वल टू I ले लिया हमने कॉमन, यहां से I स्क्वायर था तो I ले लिया कॉमन, ये बन जाएगा रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिए, I स्क्वायर कॉमन ले लिया और सिंगल I बाहर आ गया रूट के बाहर। अगर बात की जाए तो इस I को अगर नीचे लेके आ जाए तो VLCR डिवाइड बाय I, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अब यहां पे वापस से एक ओम्स लॉ बन रहा है, V डिवाइड बाय I, V के डिवाइड में I कर दूं तो R बनता है। अब यहां पे R लिखना समझदारी नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां L, C और R तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो इन तीनों का प्रभाव जो आएगा उसको बोलते हैं प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, प्रतिबाधा बोला जाता है। और प्रतिबाधा को अपन किससे लिखते हैं, Z से लिखते हैं। तो कैसे लिखा जाएगा, तो वी नो दैट, हम एक बात अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हो बच्चों, VLCR डिवाइड बाय I, वोल्टेज डिवाइड बाय धारा, और इसको बोलते हैं Z, प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको प्रतिबाधा कहा जाता है। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रतिबाधा का मात्रक क्या होगा, तो मात्रक क्या बताओगे बच्चों, प्रतिबाधा का जो ये मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो प्रतिबाधा का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, ओम कहा जाएगा। क्लियर है बात। तो बस कुछ नहीं है, VLCR डिवाइड बाय I जो ये लिखा है इसको Z लिख लो। तो Z लिखते ही हमारा जो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ये भाई साहब फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने निकल के आ रहा है। ये बोर्ड में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा Z बराबर इतनी होती है। तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। फेजर डायग्राम आपको पता होना चाहिए, कौन आगे कौन पीछे, कौन समान, और L को बड़ा मान के और C को छोटा मान के हमने ये बात निकाली है। लेकिन इसके अंदर एक और बात अभी रही है, कलांतर कितना होगा, कलांतर भी तो निकालना है। जरा फेजर देखो इसका वापस से, ये इसका फेजर है LCR का। तो फेजर देखा जाए तो जरा ध्यान से देखिए, वोल्टेज आगे चल रहा है, ये रेड कलर तो वोल्टेज है, और करंट किधर होगी, प्रतिरोध की दिशा में। जिधर प्रतिरोध है उधर ही तो करंट है। तो करंट से वोल्टेज आगे चल रहा है, कितना आगे चल रहा है पता करना है, तो इसको मानो फाई। ये कलांतर तो पता करना है ना। तो कलांतर कैसे निकाला है, तो ये हमारे पास O, ये A और B। तो अगर त्रिभुज AOB में tan फाई निकाला जाए, कलांतर तो हमेशा tan से निकालते हैं, तो tan फाई निकाला जाए तो फाई के सामने वाला हो जाएगा VL माइनस VC, और आधार क्या हो जाएगा, VR। तो अगर मैं बात करूं इस त्रिभुज की, तो त्रिभुज से कलांतर जो निकाला जाएगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों, कलांतर। तो कलांतर के लिए त्रिभुज OAB काम में ले लिया, जो अभी अभी मैंने बताया था पिछली स्लाइड पे, O, A और B, और इसके अंदर निकालना है tan फाई। तो tan फाई क्या हो जाएगा बच्चों, tan फाई हो जाएगा VL माइनस VC डिवाइड बाय VR। क्या हो जाएगा, VL माइनस VC, लंब बटे आधार करना है। तो फाई के सामने वाला हो गया लंब, बचा हुआ क्या हो गया, आधार, और 90 के सामने वाला होता है कर्ण। तो कर्ण की तो यहां जरूरत ही नहीं है, VL माइनस VC डिवाइड बाय R हो जाएगा। अब हमें यहां पे सारी बातें पता है कि VL क्या होता है, I इंटू XL, VC क्या होता है, I इंटू XC, और VR क्या होता है, IR। तीनों वैल्यू को उठा करके यहां फेंक दो,
जरा देखो क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो ये लिखा गया tan फाई इज इक्वल टू VL की वैल्यू क्या हो जाएगी, IXL माइनस IXC डिवाइड बाय VR क्या हो जाएगा IR। जरा ध्यान से देखिए, ऊपर से I कॉमन आ रहा है और नीचे वाला I कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आएगा tan फाई इज इक्वल टू I ले लिया कॉमन XL माइनस XC डिवाइड बाय IR, R से I कैंसल आउट हो गया। तो ये जो रिजल्ट आया हमारे पास tan फाई, ये tan फाई बेसिकली कितना आ गया, तो tan फाई लिखा गया XL माइनस XC डिवाइड बाय R। तो अगर मैं फाई आपसे पूछूं तो क्या लिखोगे बच्चों, tan इनवर्स, tan को उधर फेंक दिया, क्या लिखोगे XL माइनस XC डिवाइड बाय R हो जाएगा, सिंपल। तो इस फाई को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कलांतर। क्या बोला जाएगा, कलांतर। और एक कलांतर क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच में कितना आगे पीछे का गैप है, दोनों के बीच का कला का अंतर कितना है उसको बताता है। तो यहां पे फाई से आगे कौन चल रहा है, तो फेजर बताता है ये सारी बातें। फेजर में देखो हमारे पास जो आंसर आया है वो आंसर क्या आया है बच्चों, tan फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC डिवाइड बाय R आया है, यही है। तो आगे कौन चल रहा है, तो आगे वोल्टेज चल रहा है, किससे, धारा से। कितना आगे है, फाई से आगे है। और अगर फाई आपको पूछा जाए तो फॉर्मूला आपके सामने पड़ा है, कैलकुलेट आप आराम से कर सकते हो। तो अगर यहां पे लिखूं मैं कि LCR परिपथ में, जो LCR परिपथ है, कि LCR परिपथ में यदि VL ग्रेटर देन VC है, क्योंकि ये कंडीशन अप्लाई की थी हमने कि प्रेरकत्व का वोल्टेज संधारित्र के वोल्टेज से क्या है बच्चों, ज्यादा है, तब वोल्टेज धारा से फाई रेडियन अग्रगामी होगा। फाई रेडियन क्या होगा बच्चों, अग्रगामी। या फिर इसका दूसरा बात भी बोली जा सकती है कि जो हमारी करंट होगी वो करंट वोल्टेज से फाई रेडियन पश्चिगामी होगी। भाई या तो ये बोलो कि वोल्टेज फाई से आगे चल रहा है, या फिर दूसरा इसको बोलने का तरीका ये भी तो हो सकता है कि करंट फाई से पीछे चल रही है ना। तो इसको या फिर करके क्या लिख सकते हैं, या I V से फाई रेडियन पश्चिगामी है ना। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अगर इन दोनों की समीकरण लिखी जाए तो हम लिखेंगे कि यदि VL ग्रेटर देन VC है, ये पूरा जो भी आज इस वीडियो लेक्चर में देख रहे हैं वो L बड़ा मान के C से हमने सारे डेरिवेशन देखे हैं। और अगर C बड़ा हुआ तो उसके लिए भी अभी बता दूंगा कि क्या बेसिकली डिफरेंस रह जाएगा, बाकी आंसर सेम ही आता है ऑलमोस्ट। तो L जो है वो C से बड़ा है, तब वोल्टेज व धारा की समीकरण। तो वोल्टेज को तो अपन पहले से स्टार्टिंग से ही क्या मान के चल रहे हैं, V0 साइन ओमेगा टी, उसको तो छेड़ना ही नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए करंट की, तो करंट जो है वो फाई रेडियन से पीछे चल रही है। जरा ध्यान से देखिए, बार बार इस फेजर डायग्राम पर ही आ रहा हूं मैं। वोल्टेज अगर इधर जा रहा है, इसको मैंने V0 साइन ओमेगा टी मान लिया, तो जो करंट होगी वो फाई से पीछे है ना। तो पीछे है तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, तो इसको लिखने का तरीका बड़ा आसान सा है। I इज इक्वल टू लिखोगे I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये फाई कितना होगा, तो सिंपल सा आंसर बताओगे tan इनवर्स फाई लिखा जाएगा tan इनवर्स XL माइनस XC डिवाइड बाय R। ये लिखा जाएगा, फाई को कलांतर को लिखा जाएगा। क्लियर है बच्चों बात, क्लियर है ये बात, ठीक। तो ये बेसिकली I और V के बारे में हमने पढ़ा। अब यहां पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर C बड़ा होता, ये तो हमने स्पेशल केस ले लिया कि चलो L बड़ा था C से, तो उस केस के अंदर आपके जो आंसर आ रहे हैं वो आंसर VL माइनस VC के बराबर आया। अब लॉजिकली सोचो तो तुम्हें आंसर यहां पे मिल जाएगा कि अगर C बड़ा है तो C बड़ा है, तो बेसिकली जरा ध्यान दीजिए, हमने जहां से इस केस को लिया है, ये देखिए C बड़ा है L से। मान लीजिए एक बार के लिए भाई, या इन दोनों में से कोई एक केस होगा,
तो अगर मान लीजिए C बड़ा है L से, तो C अगर बड़ा है इस L से, तो C में से L माइनस होगा, मतलब ये परिणामी किधर आ जाएगा, नीचे की ओर आएगा। भाई ये L को किधर लेके आओगे, नीचे लेके आओगे, तो VC माइनस VL आएगा। तो VC माइनस VL के लिए लिखा जाए तो देखिए क्या लिखा जाएगा। तो यहां पे स्पेशल केस वो भी ले लेते हैं, क्योंकि पढ़ रहे तो पूरा फिर ढंग से ही पढ़े। यदि VC बड़ा है VL से, तो उस केस में फेजर कैसे बनेगा। तो फेजर बनने के लिए बिल्कुल सिंपल सा, ये आ गया हमारा VR, और इधर की ओर कौन आ जाएगा, VC माइनस VL। जो L ऊपर था उसको π/2, पाई से हमने घुमा दिया, तो ऋणात्मक सदिश बन गया। अब अगर बात की जाए, तो अगर मैं इसको इधर की ओर शिफ्ट कर दूं, तो ये बेसिकली आपका क्या बन जाएगा, VC माइनस VL। जरा ध्यान से देखिए, दो वेक्टर आ गए, वेक्टर A वेक्टर B, तो वेक्टर R किधर आ जाएगा, इधर की ओर आ जाएगा वेक्टर R, ये VLCR, यही बन गया। और इस बार जरा ध्यान से देखिए, करंट तो इधर ही है, करंट तो हमेशा प्रतिरोध की दिशा में ही होती है, करंट से इस बार वोल्टेज क्या हो गया, 5 रेडियन पीछे हो गया। करंट से वोल्टेज क्या हो गया है, 5 रेडियन पीछे हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके लिए Z बताओ, तो Z कैसे कैलकुलेट करोगे। तो Z कैलकुलेट करने के लिए रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिए क्या चेंज किया गया है। पहले क्या था, L बड़ा था C से, तो आंसर आया था XL माइनस XC। अब जरा ध्यान से देखिए, C बड़ा है L से, तो R पे तो कोई चेंज नहीं, R तो उसी दिशा में, जो भी चेंज आया वो L और C में आया है। तो अगर L को देखा जाए तो L छोटा है और C बड़ा है, तो इस केस में ऐसे बन जाएगा। और अगर बात की जाए कलांतर की, तो कलांतर की बात की जाए तो tan phi, ये tan phi बेसिकली कैसे लिखा जाएगा, तो ये बन जाएगा XC माइनस XL डिवाइड बाय R, या फिर इसको मैं tan इनवर्स की टर्म में लिखूं तो ये लिखा जाएगा phi इक्वल टू tan इनवर्स, XC बड़ा है ना इस बार, XL डिवाइड बाय R। तो कलांतर के अगर देखोगे तो जरूर फर्क आएगा, लेकिन अगर प्रतिबाधा को देखोगे तो प्रतिबाधा जो है उसके अंदर किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं आता, Z की वैल्यू सेम आती है। क्योंकि आप चाहे यहां पे XL माइनस XC करो या XC माइनस XL करो, लेकिन है तो उन दोनों का स्क्वायर ही। तो अगर नेगेटिव आंसर आ रहा होगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। लॉजिकली सोच के देखो, XC की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 1 है, तो 2 माइनस 1 किया 1 आया, और 1 का स्क्वायर करोगे वापस 1। अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे 1 और यहां पे 2 होता, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, और माइनस 1 का वापस स्क्वायर करोगे प्लस 1 आएगा। कहने का मतलब यह है कि Z पे तो कोई फर्क नहीं आता, लेकिन जब फाई की वैल्यू की बात की जाती है तो फाई के ऊपर काफी फर्क आता है। फाई की वैल्यू के अंदर पहले XL माइनस XC था, और अब जो बात आ रही है वो किसकी आ रही है, XC माइनस XL की बात आ रही है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें ढंग से समझ में आ रही होगी, क्लियर है बात, ठीक। तो ये हमारे पास में L और C जब बड़ा छोटा हो तो उस केस के अंदर बेसिकली क्या होता है उसके बारे में चर्चा की है। अब देखिए इसके ऊपर बेसिक न्यूमेरिकल बढ़िया सा करते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाए। तो मान लीजिए क्वेश्चन अगर दे दिया जाए आपको, जैसे एक एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं कि हमारे पास 3 अवयव जुड़े हुए हैं, ये L है और ये C, और इन तीनों को जोड़ दिया गया प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ। प्रत्यावर्ती धारा वही 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज। अगर वो आगे लिख रहा है 220 वोल्ट, तो इस 220 वोल्ट का प्यारे बच्चों क्या मतलब है, ये आरएमएस वैल्यू है, शिखर मान नहीं है। क्योंकि जब तक मेंशन नहीं करता है तब तक अपने को क्या मान के चलना है, तब तक अपने को आरएमएस मान के चलना है। शिखर मान तो अगर वो स्पेशली बोल दे कि इसके अंदर, इस सर्किट के अंदर शिखर मान इतना है, तो अपन V0 लिखेंगे, वरना VRMS ही हमारे लिए सही रहेगा। क्लियर है बात। प्रतिरोध आपको मान लीजिए दिया हुआ है 40 ओम का, ठीक है। प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 40 ओम का दिया हुआ है। और XL, ये XL मान लीजिए आपको दिया हुआ है 30 ओम, और XC आपको दिया हुआ है 40 ओम।
आर की वैल्यू थोड़ी चेंज कर लेते हैं, आर को कर लेते हैं 50 ओम। ये आपको पूरा सर्किट में ये सारी वैल्यू आपको गिवन है कि एक एलसीआर श्रेणी क्रम संयोजन है और इस श्रेणी क्रम संयोजन में आर की वैल्यू 50 ओम आपको गिवन है, एक्सएल की वैल्यू 30 ओम है, एक्सी की वैल्यू 40 ओम है और इसको किससे जोड़ा है, 220 वोल्ट के एक और 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ा है। तो आपको इसके अंदर पूछा क्या है, आपको इसके अंदर पूछा है पहला क्वेश्चन, जो पहला प्रश्न पूछा है वो है जेड बताओ, जेड कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा है कि इसके अंदर धारा कितनी होगी, आई कितनी होगी, वो कैलकुलेट करना है। और अगर बात की जाए तीसरी, तो वोल्टेज व धारा की समीकरण, ठीक है ना, या फिर धारा की समीकरण अपन थोड़ी बाद में देखेंगे क्योंकि इसमें और भी एक टॉपिक जोड़ेंगे। वोल्टेज की समीकरण पूछ रहे, ये 3 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे हुए हैं कि इस सर्किट का जेड कितना होगा, प्रतिबाधा कितनी है, इस सर्किट में करंट, एक करंट कौन सी पूछ रहा है, अमीटर यहां पे अगर लगा दिया जाए तो वो कितनी मापेगा, मतलब आरएमएस करंट आपसे पूछ रहा है, ध्यान देना बात पे। और तीसरा पूछ रहा है वोल्टेज की समीकरण क्या होगी। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इधर ध्यान से देखिए। जेड की वैल्यू सबसे पहले निकालनी है, तो जेड कैसे निकाले, तो जेड का फॉर्मूला सबको पता चल गया है। अब जेड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, यही है। तो अगर बात की जाए जेड की, तो सबसे पहले तो आर बताओ, आर कितना है, 50 है, एक्सएल 30 है और एक्सी 40 है। तो लिखा गया जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ 50 का स्क्वायर प्लस एक्सएल कितना है, एक्सएल दिया हुआ है 30 और 40, तो ये हो गया 30 माइनस 40 का स्क्वायर। तो ये बेसिकली लिखा गया जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ ये 50 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 30 में से 40 गए तो माइनस के 10 और माइनस 10 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 10 आ गया। तो ये बेसिकली लिखा जाए तो जेड इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो जेड लिखा गया रूट ऑफ 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500 और ये 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, तो ये आ गया रूट ऑफ 2600 और इसको चाहो तो लिख सकते हो जेड इज इक्वल टू रूट 26 इंटू 10 ओम, यही बन गया। ठीक, अगर रूट 26 की वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो रूट 26 की जो वैल्यू कैलकुलेट होके हमारे पास में आती है, रूट 26 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, जब आप इसको पूरा ढंग से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5.09 इंटू 10, तो करीब करीब ये जो है वो 51 के करीब आंसर इसका आएगा, करीब करीब अगर देखा जाए तो ये Z इज इक्वल टू आ गया 50.9 ओम, जिसको मैं करीब करीब क्या लिख सकता हूं 51 ओम कैलकुलेट करके लिख सकता हूं। तो Z कितना आ गया आपका 51 ओम। क्लियर है बच्चों। अब आगे दूसरा क्वेश्चन और इसके अंदर पूछा है, तो चलो Z तो आ गया, दूसरा पूछा है कि I कितना होगा, तो I कैसे कैलकुलेट करें, तो I निकालने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूं, I कैसे कैलकुलेट करें, तो I इज इक्वल टू होता है V बाई जेड। कितना होता है बच्चों, V बाय जेड होता है। अगर मैं V की बात करूं तो V कितना दे रखा है 220 वोल्ट और Z कितना आया है, तो Z आया 51 ओम। तो कैलकुलेट किया जाए तो 220 डिवाइड बाय 51, तो 220 को 51 से डिवाइड करेंगे तो ये जो आपका आंसर आएगा, ये आंसर आपका आएगा I इज इक्वल टू 4.3 एम्पियर, करीब करीब जो है वो 4.3 एम्पियर के करीब ये आंसर देगा। आप इसको सॉल्व करना तो 220 डिवाइड बाय 51 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.3 एम्पियर। ध्यान रखिएगा ये आरएमएस वैल्यू आई है और अपने को पूछी भी आरएमएस ही थी, क्योंकि उसने ऐसा तो कहीं मेंशन किया नहीं कि शिखर मान बताओ, शिखर मान कहा होता तो जरूर अपन इसके आगे सोचते, लेकिन अपने को आरएमएस पूछा था। फिर इसके अंदर तीसरा जो क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है वो है वोल्टेज की समीकरण। तो वोल्टेज की समीकरण कैसे निकाले, तो वोल्टेज की समीकरण
तो वोल्टेज की समीकरण V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, यही है। तो V नॉट की वैल्यू की बात की जाए तो V नॉट कितना है, तो V नॉट तो अपने को पता ही नहीं है, जरा ध्यान से देखो, ये तो VRMS पता है, तो VRMS पता है, तो V नॉट कैसे निकाले, बड़ा आसान सा है, VRMS इज इक्वल टू होता है V नॉट बाई √2, यही है। तो अगर मैं इसको V नॉट निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा √2 इंटू VRMS, √2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, VRMS, VRMS की वैल्यू है 220, तो V नॉट आपका आ गया 220 √2 वोल्ट। बस इसी का उपयोग अपन कर लेंगे आगे समीकरण में। तो अगर इसके आगे अगर इसके समीकरण को बनाया जाए तो V नॉट की वैल्यू हो जाएगी 220 √2, 220 √2 साइन, और साइन के बाद में ओमेगा, ओमेगा के लिए आवृत्ति गिवन है क्या, जरा देखो तो आवृत्ति 50 हर्ट्ज दे दी, तो 50 हर्ट्ज दे दी तो बेसिकली क्या लिखेंगे 2πf इंटू टी, क्योंकि आवृत्ति को अपन 2πf, ओमेगा का दूसरा नाम 2πf होता है, f अपने को 50 दिया हुआ है, तो अपना आंसर आया 220 √2 साइन 2π इंटू 50 टी। इसको और आगे सॉल्व करो तो 50 को मल्टीप्लाई 2 से करो तो 100 आ गया, तो आपका जो लास्ट आंसर आया ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 220 √2 साइन 100πt, ये वोल्टेज की समीकरण आ गई, ये हमारा आंसर है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। एक बार वापस से देख लीजिए अगर किसी को समस्या है तो। सबसे पहले अपने को Z निकालना था, तो Z निकालने के लिए LCR परिपथ गिवन है, और LCR परिपथ गिवन है तो LCR के लिए √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला सबको पता है, तो वो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, वो फॉर्मूला अप्लाई किया तो r का स्क्वायर 50 का स्क्वायर XL माइनस XC किया, तो यहाँ पे पता चला कि 50 का स्क्वायर 2500 और 10 का स्क्वायर 100 हो गया। जब रूट निकाला तो 2600 का रूट जो आया वो 5.09, जिसको करीब करीब अपन क्या लिख सकते हैं 51 ओम, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई और करोगे तो Z की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 51 ओम आई। फिर इसके बाद में करंट निकालनी थी, तो करंट होती है V/Z, तो ये V बेसिकली अपने को कौन सा गिवन है 220 वोल्ट गिवन है, तो 220 और 51, जब 220 को 51 से डिवाइड किया 4.3 एम्पियर की करंट प्राप्त हुई। और फिर उसके बाद वोल्टेज की समीकरण तो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी होता है। V नॉट अपने को पता नहीं था, तो V नॉट पता करने के लिए हमने बेसिकली यहाँ पे एक अलग से कैलकुलेशन की, जिसके अंदर VRMS बराबर V नॉट बाई √2, ये अपन स्टार्टिंग में जब प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर स्टार्ट किया था उस समय हमने RMS वैल्यू निकाली थी, उस RMS वैल्यू को हमने यहाँ पे यूज में लिया है, तो V नॉट निकाला गया, तो ये बेसिकली √2 इधर चला जाएगा और आंसर आया 220 √2। तो बस इसी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया, और जब पुट किया तो ये 220 √2 साइन, और ओमेगा का दूसरा नाम 2πf होता है, आवृत्ति अपने को 50 हर्ट्ज गिवन है, तो जब 50 वैल्यू रखी तो 50 का मल्टीप्लाई 2 से हो गया तो 100 ओम हो गया, 100 पाई हो गया, और ये 100 पाई की जब वैल्यू हमने लिखी तो फाइनल आंसर हमारे पास में ये आ गया। तो इस एक प्रश्न में 3 प्रश्न पूछे गए थे, जिसको हमने बहुत ही अच्छे से पूरा बैकग्राउंड पूरा देखते हुए न्यूमेरिकल्स का और पूरे फॉर्मूले का बैकग्राउंड देखते हुए हमने इनको सॉल्व किया। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।